नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। पूरे देश के साथ पहाड़वासियों की भी नजर बजट पर थी, लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे से उत्तराखंड के लिए कुछ खास नहीं निकला। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आम बजट को निराशाजनक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बजट में अर्धकुंभ, ग्रीन बोनस और आपदा राहत के लिए कुछ भी नहीं मिला है, जो बेहद चिंताजनक है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बजट को उत्तराखंडी विरोधी बताया। हम लोग ग्रीन बोनस की बात कर रहे थे, उसको भी उन्होंने नहीं किया। हमने कुंभ के लिए कहा कि भाई जल्दी पैसा दे दो, पैसा तो देना ही है, और यदि समय पर वो पैसा मिलता तो ऐसा पहले होता आया। और ये हर परंपरा को तोड़ रहे, मगर उल्टी दिशा की तरफ तोड़ रहे, और पैसा नहीं दिया गया। मतलब स्टेट को यदि कल पैसा मिलता भी है तो जवाब हम देंगे कि यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ, और समय पर ये ग्रांट देंगे नहीं, इस ग्रांट नहीं देंगे। एक इतने वर्षों से एक परंपरा रही है कि कुंभ जहां आयोजित होते हैं तो वहां ग्रांट दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब भी देर नहीं हुई है, ये बात करें। मुझे बहुत निराशा हुई, और एक मध्यम वर्ग के रूप में भी निराशा हुई, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति के तौर पर, और एक राज्य के रूप में भी इस बजट से निराशा हुई। और यदि यही अच्छे दिन हैं तब तो भाजपा को मुबारक हूं। जो बजट आया है वो कॉरपोरेट हितों के इस रक्षा के लिए और गरीबों के और मध्यम वर्गीय लोगों के खिलाफ बजट है। उत्तराखंड को जो मिलना चाहिए था, हमारा हक, हमारा जो हिस्सा मिलना चाहिए था, मैं समझता हूं कि हिस्सा मिलना तो दूर की बात, हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस बजट में कहीं भी उत्तराखंड राज्य के साथ न्याय नहीं हो पाया। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जिताने के बाद अगर राज्य की ये स्थिति है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए कम से कम अच्छे दिनों का जो सपना था उसको चकनाचूर करने का काम किया। उधर एक तरीके से प्रदेश बीजेपी का कहना है कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है, और इस बजट में सभी वर्गों को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई गई है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निर्भया जो योजना है उसमें 1000 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। हमने LIC के माध्यम से, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के माध्यम से हर नागरिक को उसका बीमा सुनिश्चित करने का काम किया गया। ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें लोग भारत में निवेश करने से डरेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं, और ये निश्चित रूप से बजट भारत के लिए, भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम हरीश रावत राज्य के बजट पर लोगों से राय लेंगे। कल यानी 1 मार्च को सीएम फोन के जरिए जनता से सुझाव मांगेंगे। दोपहर 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर है 0135265043 और 0135271662। अपनी राय आप इन नंबर्स पर दे सकते हैं। आपको बता दें कि 11 मार्च से राज्य का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, और 13 मार्च को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो आपको बता दें कि जनता देगी राज्य बजट पर राय कि वो क्या चाहती है, इस बार कैसा होना चाहिए राज्य का बजट, और इसको लेकर फोन के जरिए राय ली जाएगी। सीएम फोन के जरिए जनता से सुझाव मांगेंगे, और जो समय दिया गया है वो है शाम 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक का। और जो नंबर्स है ये है 0135265043 और एक और नंबर है 0135271662। तो ये 2 नंबर्स हैं, आप नोट कर लीजिए। अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं बजट पर, सीएम को कुछ कहना चाहते हैं बजट पर कि इस बार ऐसा बजट हो, इसमें इस तरह का प्रावधान हो, तो फिर ये नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और इधर बजट को लेकर प्रदेश की जनता अच्छे दिनों की आस लगाई हुई थी, लेकिन बजट के बाद लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। खासकर महिलाओं का कहना है कि ये बजट उनके घर का बजट बिगाड़ने वाला है। देहरादून के लोगों से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह ने। कि आज ये जो बजट टेबल हुआ है, इसमें हम बार बार ये एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मिडिल क्लास है
उसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब बजट टेबल कर दिया गया है कि उसको इग्नोर किया गया है, तो एक लेडी क्या फील कर रही है? मेरा ख्याल जो यंग लड़कियां हैं जो काम करती हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया है। जैसा है वैसे का वैसे, जो पुराना बजट था और कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को ही ध्यान रखा गया है। जी मैं बजट को 2 on 10 देता हूं। सर्विस टैक्स बढ़ा के इन्होंने सब चीजों के अब रेट बढ़ जाएंगे, चाहे वो लॉयर हो, सीए हो, अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जो सबके बढ़ गए हैं। सिर्फ उन्होंने जूतों के दाम कम कर दिए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने लगा। थोड़ा कुछ फायदा तो होता किसी को कुछ, इसमें तो नुकसान है, सब कुछ बढ़ेगा, सब रोएंगे कल्पेंगे। देखिए मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये जो ऊंचे घराने के लोग हैं उन्हीं के लिए लोग जो कुछ सुविधाएं हैं, जिनके पास पैसा है वही सारी चीजों की सुविधाएं उन्हीं को मिल सकती हैं। बाकी जो घरेलू स्त्रियां हैं उनको तो कुछ भी चीजें इसमें, हम लोग इसमें असंतोष बिल्कुल हमको हुआ है। आधी आबादी को क्या दिया गया? हमने उम्मीद लगाई थी कि इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ेंगे, महिलाओं को आप किसी तरह की रिबेट बढ़ाएंगे, आप उनको कुछ उनकी पढ़ाई के बारे में बहुत बातें करी जा रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मगर क्या आज महिलाओं के एजुकेशन के बारे में कुछ भी रखा गया? निर्भया फंड में 1000 करोड़ डाल के आपको क्या फर्क हो गया? आपके निर्भया फंड में तो पहले भी पैसा था। आप महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या कदम बढ़ाए, उसके लिए क्या प्रावधान किया? आपने कॉरपोरेट घरानों को दे दिए। आप महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनके उत्थान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको सबसे ज्यादा आपने परेशानी दे दी है इतनी महंगाई बढ़ाने के योजनाएं बना के। ये योजना बनाई है उन्होंने महंगाई को बढ़ाने की। हम भी यही सोचते हैं जैसे बाकी सोच रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे, हम सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। खान पान की चीजें हैं उनके दामों में कमी नहीं की गई, तो आपको लग रहा है कि जो बजट है वो गड़बड़ाएगा? गड़बड़ाएगा जरूर। खाने पीने की तो कम से कम देखा जाता, उसका ध्यान रखा जाता। आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं इस बजट में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार केंद्र सरकार कौन से ऐसे गंभीर कदम उठाती है जो लोगों को राहत मिल सके। अपने से कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और बजट को लेकर ऋषिकेश के लोगों ने भी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है वो सुनते हैं। सबसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है, क्योंकि अब देखी जाए तो हर जगह महिलाओं की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जिसे आगे रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने इस बात पे लिया है। ये सोचता हूँ कि हाँ ये काफी अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने कि महिलाओं के ऊपर के ऐसा किया इन्होंने, पर इन्होंने सर्विस टैक्स भी बढ़ाया है जिस वजह से आम आदमी को काफी फर्क पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी में काफी फर्क आएगा। इनकम टैक्स पे कोई बढ़ोतरी नहीं, वो ठीक है, किंतु सर्विस टैक्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज महंगी होगी, जो छोटी मोटी सुविधाएं हमको बैंकों से मिलती है या रेस्टोरेंट से मिलती है या छोटे मोटे आदमी जो खुशियों के पल हैं वो सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं, उससे बढ़ने से आम आदमी को नुकसान होगा। नहीं, बीमा क्षेत्र में सुविधाएं दी गई हैं उससे अच्छा है, लेकिन जो सर्विस टैक्स जो बढ़ा है उससे काफी धक्का पहुंच रहा है आम आदमी को, क्योंकि होटल में खाना खाना और होटल में जाकर के कॉफी पीना ये सब महंगा हो जाएगा और टीवी फ्रिज खरीदना ये सब महंगा हो जाएगा, तो काफी फर्क पड़ रहा है सर्विस टैक्स बढ़ने से। और इधर देहरादून से खबर है। यूपी में गौतम बुद्ध नगर के दादरी से विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव, करण यादव, परनीत भाटी और पाल सिंह को दोषी करार दिया है। 10 मार्च को सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें कि 13 सितंबर 1992 को दादरी के विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महेंद्र भाटी मर्डर केस दादरी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ था, उसमें सीबीआई ने जांच करी। 8 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट थी, जिनमें से 4 का जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो गई थी। 4 लोग आज दोषी पाए गए, तो उनको कोर्ट ने कस्टडी में लिया। 10 तारीख को उस पर सुना जाएगा सजा के ऊपर। अच्छा, कौन सी कोर्ट है? ये स्पेशल जज सीबीआई। वकील साहब ये भी जानना चाहेंगे कि किन सेक्शन में आज इन पर? इसमें 302, 307, 326, 120 भी आईपीसी के तहत दोषी पाया गया इनको। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी है। स्वाइन फ्लू से हरिद्वार में एक और मौत हो चुकी है और प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं शासन ने स्वाइन फ्लू को लेकर कड़े इंतजाम करने का दावा किया, लेकिन अस्पतालों की लापरवाही कुछ और ही बयां कर रही है। ये क्या है लापरवाही, क्यों लोगों को जान देनी पड़ रही है, एक रिपोर्ट में देखते हैं। पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हड़कंप है। एक के बाद एक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। वहीं हरिद्वार में हुई एक और मौत से
स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। दरअसल हरिद्वार के भूमा निकेतन अस्पताल में 20 दिन पहले स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला भर्ती हुई थी। महिला का इलाज चला, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती गई और उसने दम तोड़ दिया। जहां महिला की मौत ने प्रदेश भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में इजाफा कर दिया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल भी खोल दी है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि महिला का इलाज करने वाला डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि ऐसा जो हॉस्पिटल या ऐसा जो बिना तजुर्बे का डॉक्टर है वहाँ उनको बंद कर देना चाहिए। कोई तजुर्बा नहीं है, कौन दवाई दे रही है जब उनको पता है कि इतने घंटे में टेमीफ्लू की दवाई देनी चाहिए। ना उन्होंने जीडी हॉस्पिटल इन्फॉर्म किया, ना दवाई दिया, वो देना चाहिए। तो इस कारण मैं तो कहता हूँ ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। सर कोई भी सपोर्ट नहीं है कि भाई मेडिसिन से लेकर कोई डिस्काउंट से लेकर या ऐसा कोई डॉक्टर को सपोर्ट कुछ भी नहीं है, सारे मना कर। ये बिल्कुल 100% लापरवाही हुई है, 100%। वहीं इस मामले में जब जिले की सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जो कहा वो शायद आपको भी चौंका दे। जो स्वाइन फ्लू के केस वैसे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, सही सुना। सीएमओ के मुताबिक स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए दवाई की जरूरत ही नहीं है, ये बीमारी खुद से ठीक होती है। इतना ही नहीं, जब सीएमओ से हमारे संवाददाता ने ये जानने की कोशिश की कि मृतक महिला का जिस डॉक्टर ने इलाज किया वो रजिस्टर्ड था भी या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। मैडम, दूसरा जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उसका इलाज किया था उसका नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा। डॉक्टर, हाँ। जिसके पास में आपको पता है कि ऑथराइज भी नहीं है वो, तो वहाँ जाते क्यों है लोग? उसने किया उसका इलाज सबसे पहले, ज्वालापुर की थी ना वो, देखा जाए उसकी बात कर रहे हैं ना। तो जहां एक ओर सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। ये हाल सिर्फ हरिद्वार का ही नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारियों की कुछ ऐसी ही लापरवाही श्रीनगर से भी सामने आई है। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या को पता ही नहीं है कि अब तक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के कितने सस्पेक्टेड मरीज हैं। जहां अब तक इस बेस अस्पताल में 7 स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के खून जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, वहीं प्राचार्या का कहना है कि अब तक अस्पताल में एक भी सस्पेक्टेड मामला आया ही नहीं है। हालांकि उन्होंने अस्पताल में पूरी तैयारी होने की जानकारी जरूर दी है। स्वाइन फ्लू का सस्पेक्टेड केस नहीं आया। हमारी जो है तैयारी पूरी है। हमने आइसोलेशन वार्ड बना दिया अलग से, और हर डिपार्टमेंट के जो है 2-2 आइसोलेशन बेड्स लगा दिए। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये बात तो स्वीकारते हैं कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर समय से दवाई न देने के आरोप भी लगाए हैं। इस बार शायद चूक हुई है, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रदेश को कोई दवाई उपलब्ध नहीं कराई और स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ा है। जैसे ही हमको इसकी खबर लगी, जैसे ही पता चला कि स्वाइन फ्लू जो है अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें हमने अपने संसाधनों से व्यवस्था की और केंद्र सरकार से भी मांग की कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वाइन फ्लू की दवाइयां भेजी जाएं। तो जहां एक और प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की बात कर रही है, वहीं पीड़ितों के परिजन इस दावे को सिरे से नकार रहे हैं। अब सच्चाई जो भी हो, स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार से नरेश गुप्ता, श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए KMVN ने शासन को 40 लाख रुपए की डिमांड भेजी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को और सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए ये डिमांड रखी गई है। बताया जा रहा है कि इसी बसों के लिए इस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बजट से यात्रा मार्ग में छोटी थार गाड़ियों को भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 12 जून से शुरू होगी। इस बार जो यात्रा होगी वो 12 जून से प्रारंभ होगी और यात्रा का रूट जो है वो पिछले वर्ष की ही तरह है, उसी रूट से ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में हमारा पूर्ण प्रयास है कि हमारा जो है अधिक से अधिक सुविधा पर्यटकों को प्राप्त हो और अधिक यात्रा बेहतर करने की हमारी कोशिशें होंगी। और राज्य सरकार का चूंकि उत्तराखंड की ये बहुत बड़ी यात्रा है जिसमें देश के सभी राज्यों से यात्री यहाँ पर आते हैं, तो उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त होता है।
पहाड़ों पर होली का खुमार चढ़ने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बैठकी होली का रंग छाया हुआ है। देखिए पहाड़ों की होली के रंग। रंगों का त्योहार होली, धूम धड़ाके का त्योहार होली और पहाड़ों की रागों वाली बैठकी होली। जी हाँ, क्या आपको पता है कि सबसे पहले होली की शुरुआत खूबसूरत वादियों के राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं से होती है और यहाँ मनाई जाने वाली होली रंगों की नहीं बल्कि रागों की होती है। होली के महीनों पहले से ही पहाड़ों पर बैठकी होली का खुमार चढ़ने लगा है। अभी से ही रंग और होली की मस्ती कुमाऊं के लोगों पर छाने लगी है। इस रंग में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं है बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। प्रदेश के रामनगर की बात करें तो यहाँ की महिलाएं भी होली के रंग में डूबी हुई हैं। रागों की इस होली में कृष्ण गोपियों की ठिठोली, प्रेमी प्रेमिका के तकरार, देवर भाभी के मजाकिया लम्हों के अंश भी घुल जाते हैं और इस राग की मस्ती में पूरी तरह डूबी हुई है रामनगर की ये महिलाएं। पूष मास से ही होली शुरू हो जाती है, जिससे अभी शिवरात्रि का व्रत जो गया इसमें से बैठी होलियां हमारी चालू हो जाती हैं। महिलाओं में इतना उत्साह होता है कि वो रह नहीं पाती हैं, उन्हें उत्साह की वजह से ये होलियां हमें करनी पड़ती है, इसलिए हमने बैठी होली अपने शुरू कर दी है और पूर्वजों से हमारा ये त्योहार चला हुआ है, भाईचारे का त्योहार है। अब आपको लेकर चलते हैं पिथौरागढ़, जहाँ के स्थानीय लोग भी ब्रज और रागों की होली में झूम रहे हैं, लेकिन इस बैठकी होली में आधुनिक संगीत की भी झलक मिल रही है। पिथौरागढ़ की शाम आजकल होलियारों के नाम होती है। कई कलाकार मिलकर यहाँ अलग अलग रागों से समा बांधते हैं। हमारा एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा एक त्योहार है हमारे इस देश का, और जो हमारी शास्त्रीय विधाएं हैं, गायन की तमाम जितनी विधाएं हैं, टप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती, वसंत, इनमें हमारी कुमाऊं की होली का भी एक अपना स्थान है और हम इसको चाहते हैं कि राष्ट्रीय मंच पर एक प्रतिस्पर्धा के साथ बहुत एक नई सूरत में ठुमरी गजल की स्टाइल में इसको भी स्वीकार है। वहीं श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कुलपति समेत कर्मचारियों ने भी होली के गीतों का जमकर लुत्फ उठाया। रागों के इस होली में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। सभी को होली के गूंजते गानों में सराबोर देखा जा सकता है। नैनीताल और चंपावत में तबले की थाप, मंजीरे की खनखन और हारमोनियम के मधुर सुरों पर जब होलियार चटक रंग डारो कन्हैया गाते हैं तो कोई खुद को झूमने से नहीं रोक पाता। इस खूबसूरत वादियों के ग्रामीण अंचलों में तबले, मंजीरे और हारमोनियम के सुरों में मनाई जाने वाली ये रागों की होली हर किसी को बरबस अपनी ओर खींच ही लेती है और अब तो पूरा देश होली के इन रंगों में सराबोर होने को तैयार हो चुका है। रामनगर से खुशहाल रावत, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट दी मीडिया।